कोई भी अचवर्ण दिया, ए और आ, आकार और आकार, आकार और आकार, इन दोनों ही वर्णों को छोड़कर यदि कोई अन्य अचवर्ण दिया हो तो वहां संधि होती है ऋत्व विसर्ग संधि। विसर्ग से पहले ए और आवर्ण को छोड़कर यदि कोई भी अचवर्ण दिया है और विसर्ग के बाद कोई भी अस्वर्ण दिया हो तो वहाँ ऋत्व विसर्ग संधि होती है। विसर्ग को हम रे वर्ण में बदल देते, ये इसका सीधा नियम। दूसरा तरीका, यदि विसर्ग से पहले ए हो या आ हो लेकिन विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का पहला दूसरा से ये वर्ण नहीं होने चाहिए। यदि ये वर्ण दिए हों तो ये हमारी पहली संधि है, क्योंकि पाणिनि जी ने जिस समय व्याकरण लिखी थी उस समय व्याकरण लिखते हुए उनके दिमाग में, उनके मस्तिष्क में एक विचार उत्पन्न हुआ और वो विचार ये था कि आज मैं इस व्याकरण शास्त्र के अष्टाध्यायी शास्त्र की रचना कर रहा हूँ, लेकिन मेरे बाद जो भी जीव उत्पन्न होंगे वे जीव इसमें किसी न किसी प्रकार की कोई कमी अवश्य ढूंढेंगे। ये प्रकृति का नियम है। मनुष्य, प्रत्येक मनुष्य में कुछ ना कुछ कमी अवश्य देखता है, अपनी कमी को उजागर नहीं करता है और दूसरे व्यक्ति की कमी को उजागर करता है। इसलिए पाणिनि जी ने अष्टाध्यायी के जब हम आगे जाते हैं, 7वें अध्याय तक जब हम पहुंचते हैं तो उसमें एक सूत्र उन्होंने लिखा कि सपात त्रे, अर्थात जो नियम मैंने लिखा है, जो नियम मैंने पहले लिख दिया है वही नियम मान्य किया जाएगा। उसमें कोई भी व्यक्ति यदि चाहता है, उसमें यदि कोई व्यक्ति उसमें चाहता है तो उसमें कुछ अपना सुझाव दे सकता है, लेकिन जो व्याकरण लिखी हुई है उसी के नियम के अनुसार व्याकरण का अध्ययन किया जाए। क्रम से, जिस क्रम से व्याकरण शास्त्र लिखा हुआ है, अष्टाध्यायी का निर्माण पाणिनि जी ने जिस क्रम से किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 अध्याय, 8 अध्यायों वाली संहिता को हम अष्टाध्यायी संहिता कहते हैं या अष्टाध्यायी ग्रंथ कहते हैं या अष्टाध्यायी व्याकरण शास्त्र कहते हैं। इसलिए सत्र संधि पहली संधि है। इसके बाद चाहे ये जो पहचान है ये किसी पुस्तक की पहचान नहीं है, ये किसी विद्वान की पहचान नहीं है, पहचान हमारी और आपकी है। पहचानने के तरीके हैं, यदि विसर्ग से पहले ए वर्ण दिया हो तो विसर्ग को ओ में बदल देते हैं, जो पहले ऊ में बदलता है, फिर आदिगुण सूत्र से ओ में बदल जाता है, जिसका वर्णन उत्तर संधि में किया। संधि होती है उत्तर। यदि विसर्ग से पहले आवर्ण दिया हो तो वहाँ हम विसर्ग का लोप कर देते हैं, और यदि विसर्ग से पहले ए और आ दोनों ही वर्ण नहीं हो तो वहाँ विसर्ग को रकार में बदल देते हैं, वहाँ संधि बन जाती है ऋत्व। लेकिन इसके बाद किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण नहीं होना चाहिए, अर्थात तै थे, चे छे, ते थे, के और पे, से ये वर्ण नहीं होने चाहिए। यदि बाद में ये वर्ण दिए हो तो वहाँ ना तो उत विसर्ग संधि होती है, ना ही लोप विसर्ग संधि होती है, और ना ही
रुत विसर्ग संधि होती है वहां या तो सत्व विसर्ग संधि होगी या फिर विसर्ग संधि होगी। आइए, विसर्ग को रे वर्ण में बदलना रुत विसर्ग संधि होती। नियम ए या आ को छोड़कर ए या आ को छोड़कर अचवल प्लस विसर्ग प्लस अस्वल बराबर रकार। नियम बना, यदि पहले पद का अंतिम वर्ण ए या आ को छोड़कर कोई भी अचवर्ण दिया, किससे पहले? विसर्ग से पहले। इसमें दो प्लस के निशान है, लेकिन ये जो प्लस का निशान है ये इसके भाव को दर्शाता है, इसलिए मैंने इसका उपयोग किया है। असली जो प्लस का निशान है वो तो ये प्लस का निशान है। यदि विसर्ग से पहले ए या आवरण को छोड़कर कोई भी अचवर्ण दिया हो तो वहां हम विसर्ग को रकार में बदल देंगे, बशर्ते इनके बाद में अर्थात विसर्ग के बाद में पहला दूसरा वर्ण नहीं होना चाहिए। असली जो पहचान है वो कौन से वर्ण मिलते हैं? अस्वर्ण। अस्वर्ण याद रहे या ना रहे, आपको एक ही बात का विशेष ध्यान रखना है कि विसर्ग से पहले ए या आ वर्ण नहीं हो तो हम विसर्ग को रे वर्ण में बदल देते हैं, अर्थात रकार में बदल देते हैं। परंतु विसर्ग के बाद ते थे छे छे टे ठे के और पे अर्थात पहला और दूसरा वर्ण नहीं हो तो वहां हमें अस्वर्ण को भी याद करने की आवश्यकता नहीं। ये नियम है। जैसे मती कैलाश मती, दयो कैलाश आप, भूमि कैलाश इयम, कभी कैलाश आयम। ये उदाहरण है, चार उदाहरण है आपके सामने। चारों ही उदाहरणों में जो पहला पद है उसका अंतिम वर्ण है विसर्ग। पहला जो पद है इसका अंतिम वर्ण है विसर्ग, और विसर्ग से पहले, किससे पहले? विसर्ग से पहले। विसर्ग से पहले ए और आ ये दोनों ही वर्ण नहीं है। दयो में जो मात्रा लगी हुई है वो ओ वर्ण की लगी हुई है, इसमें ई वर्ण की मात्रा लगी है, इसमें ए वर्ण की मात्रा लगी, इसलिए यहां संधि हुई कौन सी? रुत। रुत होने के कारण हम विसर्ग को रे वर्ण में बदल देंगे, परंतु इसके बाद किसी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण नहीं होना चाहिए। पहले देखते हैं कि कहीं इसके बाद पहला और दूसरा वर्ण तो नहीं, कहीं पर भी नहीं है। तीनों ही उदाहरणों में अचवर्ण है। पहले उदाहरण में जो दूसरे पद का जो पहला वर्ण है वो है मका, पहला वर्ण नहीं है।
इसलिए विसर्ग को यहाँ रे वर्ण में बदलते हैं और इनका रूप बनता है मति। मतीर मत। इसका जो रूप बनेगा दयो रति, क्योंकि विसर्ग को बदल दिया रकार में और रकार के बाद वर्ण आता है ए, इसलिए पूरा रकार हमें मिल गया है। भूमि प्लस ईय, इसका जो रूप बनता है वो ये बनता है भूमि रीय। कभी प्लस आए, इसका बनेगा कवे रया। ये संधि विच्छेद। अब हमें संधि विच्छेद से युक्त पद बनाना है। संधि विच्छेद से अब हमें युक्त पद का निर्माण करना। युक्त पद यानी पहचान। युक्त पद की जो पहचान मैं यहां लिखता हूं, पहचान। रेवर्ण, कौन सा वर्ण? रेवर्ण। कौन सा वर्ण? रेवर्ण। किसमें? संधि युक्त पद। यदि संधि युक्त पद में आपको कहीं पर भी रेवर्ण मिलता है तो वहां संधि होती है रुत्व विसर्ग संधि, और रेवर्ण को हम विसर्ग में बदल देते। इस प्रकार से हम इस रुत्व संधि की जो संधि युक्त पद है उसकी हम पहचान कर सकते हैं। देखिए, यथा, जैसे यथा, जैसे मान लीजिए ये उदाहरण है गतिर्भवति। गतिर्भवति ये उदाहरण है। आगे भी इसके उदाहरण गुरुर ब्रह्मा। इन दोनों ही उदाहरणों में आपको रेवर्ण मिला है, और रेवर्ण यदि मिलता है तो वह संधि होती है रुत्व विसर्ग से। विसर्ग को विच्छेद करते समय हमें विच्छेद करते समय रेवर्ण को हमें विसर्ग में बदलना है और कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। जैसे गति प्लस भवति, इसका बनेगा गुरु प्लस ब्रह्म। इस प्रकार से हम इस ऋतु विसर्ग संधि का अध्ययन करते हैं। संधि युक्त पद में जो पहचान यहाँ लिखी हुई है, संधि युक्त पद में यदि आपको रेवर्ण मिलता है या रकार मिलता है तो वहाँ संधि का नाम लिखना है रुक्त विसर्ग संधि, और जब हम उसका विच्छेद करते हैं तो उस रेवर्ण को
विसर्ग में बदलकर उसका विच्छेद कर सकते हैं। इस प्रकार से ये संधि रुत्व संधि का उदाहरण है, नियम है, पहचान है, परिवार। फिर से एक बार फिर से सुने। विसर्ग को रे वर्ण में बदलना रुत्व विसर्ग संधि कहलाती। ए या आ को छोड़कर यदि कोई भी अचवर्ण दिया हो और उसके बाद यदि कोई भी अस्वर्ण दिया हो तो वहां विसर्ग को रे वर्ण में बदल देते। विसर्ग से पहले यदि ए वर्ण दिया हो तो वहां उत्व संधि होती है। विसर्ग से पहले यदि आवर्ण दिया हो तो वहां विसर्ग लोप संधि होती है। और विसर्ग से पहले ए और आ इनको छोड़कर कोई भी अस्वर्ण दिया हो तो वहां रुत्व विसर्ग संधि होती। इस प्रकार से ये जो संधि है वो रुत्व संधि का नियम है। इस प्रकार से हम इस संधि की पहचान कर सकते हैं। और भी कोई भी उदाहरण यदि आप लेना चाहते हैं तो किसी भी प्रकार का कोई उदाहरण ले सकते हैं। यदि रे वर्ण तुम्हें मिलता है तो उसे विच्छेद करते समय हमें उसको विसर्ग में बदलना है। किसमें बदलना है? विसर्ग में बदलना है। इस प्रकार से हम उसका संधि विच्छेद अर्थात युक्त पद का संधि विच्छेद बड़े ही आसान तरीके से कर सकते हैं। इस प्रकार से रुत्व जो संधि है अर्थात विसर्ग संधि का भाग नंबर 4 हमने आपके लिए प्रस्तुत किया। इसमें कोई लंबा नियम नहीं है, ये छोटे छोटे बहुत ही सरल नियम है। इसमें बहुत ही सरल आसान तरीके से आपके द्वारा आपके लिए दिया गया है। विसर्ग को ऊ में बदलना उत्व विसर्ग संधि कहलाती है। विसर्ग को रकार में बदलना या रे वर्ण में बदलना रुत्व विसर्ग संधि कहलाती है। विसर्ग को शकार में बदलना सत्व विसर्ग संधि कहलाती है। इसके बाद अगली जो संधि हम आपके लिए कराएंगे उसका नाम है विसर्ग लोप संधि। जहाँ विसर्ग का लोप हो जाता है वहाँ विसर्ग लोप संधि होती है। इसी प्रकार आज हम इस संधि को इसी स्थान पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।